नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 11 में भाग 4 पढ़ा। भाग 4 में आपने झिल्लियों के बारे में पढ़ा, विलयन के बारे में पढ़ा और परासरण प्रक्रिया के बारे में पढ़ा। अब आते हैं भाग 5 पे। उसके आगे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा लंबी दूरी तक जल का परिवहन। अभी तक आपने सिर्फ प्रक्रियाएं पढ़ी कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पौधे इन्हीं प्रक्रियाओं का प्रयोग करके जल का परिवहन काफ़ी लंबी दूरी तक करते हैं। तो भाग 5 का टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 4 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया था कि अपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, उसके उदाहरण क्या है। तो अपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जिनके द्वारा ना तो विलेय के अणु और ना ही विलायक के अणु, कोई भी अणु आर पार नहीं जा सकते। ऐसी झिल्लियों को हम अपारगम्य झिल्ली कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल आपको बताया गया था सुबेरिन और क्यूटिन। दूसरा क्वेश्चन आपसे किया गया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियाँ होती हैं जिनके द्वारा विलायक के अणु आर पार जा सकते हैं लेकिन विलेय के अणु आर पार नहीं जा सकते हैं। ऐसी झिल्लियों के एग्जाम्पल थे एग सेल मेम्ब्रेन, सेलोफेन और पार्चमेंट पेपर, कॉपर फेरोसाइनाइड। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं और इसके उदाहरण क्या है। तो पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियाँ होती है जिनके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु आर पार जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स थे लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और सेलवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि चयनात्मक झिल्ली या विभेदी पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। तो चयनात्मक झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिनके द्वारा सिर्फ चयनित अणु ही आर पार आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि परासरण की क्रिया क्या कहलाती है। तो परासरण की क्रिया में विलायक के अणु अपने उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से होकर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था कि समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक विलयन क्या होता है। तो समपरासरी विलयन ऐसा विलयन होता है जब किसी विलयन में अगर हम पादप कोशिका को डालते हैं तो उस विलयन की सांद्रता अगर पादप कोशिका में उपस्थित जीवद्रव और रस धानी की सांद्रता के बराबर होती है तो ऐसे विलयन को हम समपरासरी विलयन कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई विलयन है, ठीक है, ये विलयन है और इस विलयन की जो सांद्रता है, अगर हम इस विलयन में कोई पादप कोशिका रख दें, प्लांट सेल, ठीक है, तो अगर इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता, इस विलयन की सांद्रता, ठीक है, अगर बराबर है तो ये जो विलयन है वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा समपरासरी। ऐसे विलयन जिसमें किसी पादप कोशिका को रखा जाए और उस पादप कोशिका की सांद्रता उस विलयन की सांद्रता के बराबर होता है तो वो विलयन क्या कहलाता है, समपरासरी विलयन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, पौधे की कोशिका से जल बाहर भी आता रहता है और अंदर भी जाता रहता है, यानी कोशिका एक स्लथ दशा में रहती है, फ्लैसिड अवस्था में। अब उसके बाद देखते हैं कि मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं। तो अल्प परासरी देखेंगे, अल्प परासरी विलयन क्या होता है। तो जब किसी, ये तो बराबर हो गया, जब किसी विलयन में अगर पादप कोशिका को रखते हैं और उस विलयन की जो सांद्रता है वो पादप कोशिका की सांद्रता से कम हो तब वो विलयन क्या कहलाएगा, वो विलयन अल्प परासरी कहलाता है। यानी इस विलयन की सांद्रता पादप कोशिका की सांद्रता से क्या हो, कम हो। तो कम सांद्रता वाले विलयन में जल की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। और यहाँ पर अगर सांद्रता अधिक है तो जल कम होगा, तो जल कहाँ से कहाँ जाएगा, अधिक से कम की तरफ। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, पादप की कोशिका फूल जाती है और इसे हम कहते हैं टर्जिडिटी। ठीक है, स्फीति दशा, यानी अल्प परासरी विलयन में रखने पर कोशिका क्या होती है, स्फीति दशा में आ जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया गया था कि अतिपरासरी विलयन क्या होता है। तो अतिपरासरी विलयन क्या कहलाता है कि जब किसी विलयन की सांद्रता उस पादप कोशिका की सांद्रता से अधिक हो तब वह विलयन अतिपरासरी विलयन कहलाता है। यानी यहाँ पर सांद्रता अगर अधिक है, विलयन की सांद्रता अगर अधिक है तो जल क्या होगा, जल कम होगा, क्योंकि सांद्रता मतलब गाढ़ा है यानी जल की मात्रा कम है। पादप की कोशिका के अंदर क्या है, जल अधिक है, तो जल अधिक से कहाँ निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। यानी पादप की कोशिका से जल बाहर निकल आएगा तो पादप की कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन। तो याद रखेंगे, समपरासरी विलयन में किसी कोशिका को रखने पर कोशिका स्लथ दशा में आ जाती है, फ्लैसिड अवस्था में हो जाती है। अगर किसी पादप कोशिका को हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो पादप की कोशिका
स्फीत दशा में आ जाती है, टर्जिड हो जाती है, फूल जाती है। और अगर हम किसी पादप कोशिका को हम ऐसे विलयन में रखें जिसमें सांद्रता बहुत अधिक हो, यानी अतिपराश्रयी विलयन में रखते हैं, तब वो पादप कोशिका सिकुड़ जाती है, जिसे हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। इतने क्वेश्चन किए गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिया गया। लास्ट में आपसे क्वेश्चन किया गया था कि अंतःशोषण यानी इम्बिबिशन किसे कहते हैं। तो अंतःशोषण की प्रक्रिया क्या होती है? जब किसी ठोस या कोलाइड्स के द्वारा जल का अवशोषण होता है तो इसी प्रक्रिया को हम अंतःशोषण या इम्बाइबिशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे लंबी दूरी का परिवहन। आपने पढ़ा विसरण की प्रक्रिया। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है कि जल अपने अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करता है बिना किसी ऊर्जा खर्च किए। लेकिन याद रखेंगे कि विसरण की प्रक्रिया जो होती है वो बहुत धीमी होती है। यहाँ पर जो मैं आपको बता दूं कि जो पौधे की कोशिका है ये यहाँ तक पूरा क्या है? जड़ है। ये पूरा भाग जड़ है और ये इसका तने का भाग है। तो जड़ में क्या पाई जाती है? ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मूल रोम है। मैंने आपको बताया था जड़ पे क्या पाया जाता है? मूल रोम, रूट हेयर्स। और जड़ के माध्यम से ही क्या होता है? जड़ के मूल रोम के माध्यम से ही जलों का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण जड़ की मूल रोम करती हैं। तो यहाँ पर जो मूल रोम है वो जल का अवशोषण करती हैं विसरण की प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन जब जल पहुँच जाता है जाइलम में, तो जाइलम से फिर ऊपर की तरफ यानी पौधे के ऊपरी भाग पर जो जल है वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा नहीं जाता। याद रखेंगे ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि जल का परिवहन संवहन बंडल यानी जाइलम के माध्यम से ही होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि जल व खनिज का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम की कोशिकाओं द्वारा होता है। आपको बताया भी गया है फ्लोएम की कोशिका जो होती है, फ्लोएम की कोशिका, उसके द्वारा कार्बनिक और खनिज पोषकों का परिवहन होता है, लेकिन जाइलम के द्वारा जल और खनिज का परिवहन होता है। ध्यान से समझेंगे, जो पौधे की जड़ होती हैं वो जड़ जल को जो खींचती हैं वो तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा ही खींचती हैं, लेकिन फिर जल जो है जाइलम के थ्रू जब ऊपर पहुंचता है तो वो विसरण की प्रक्रिया द्वारा नहीं पहुंचता, वो किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि कैसे जड़ से जल जाइलम तक पहुंचता है। तो जड़ से जाइलम तक जो जल है वो किसी न किसी दबाव के द्वारा खिंचता है। हालांकि ये तो सत्य है कि विसरण की प्रक्रिया क्या कहती है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जब जल कम होता है तब जाता है, लेकिन ये जो जल की कमी हो रही है ये किसी न किसी कारण से हो रही होगी और उस कारण दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम सक्शन प्रेशर या चूसण दाब कहते हैं। हो सकता है कि पौधे के पत्तियों के द्वारा ये हो रहा हो, ठीक है। अभी हमें जो पढ़ना है वो ये कि जो जड़ है वो जड़ किस प्रकार से जल को जाइलम तक पहुंचाती है, ठीक है। ये तना है और इस तने में जाइलम है। तो जो जल है H2O, अभी हमें सिर्फ यहाँ तक का दूरी का पढ़ना है कि जो जल है H2O वो किस प्रकार से रूट से होते हुए इस जाइलम की कोशिका तक पहुँचता है। हमें बस अभी तक हमें यही पढ़ना है। भाग 5 में हम यही पढ़ेंगे। भाग 5 में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि जो जल है वो मृदा से किस प्रकार से जड़ द्वारा इस जाइलम तक पहुँचता है, और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये जाइलम जल को ऊपर पहुँचाता है। मैंने बताया कि जल का जड़ द्वारा जाइलम तक पहुँचना विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है, लेकिन जाइलम के द्वारा इन पदार्थों का ऊपर पहुंचना विसरण के बस का नहीं है, क्योंकि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। अगर आप मान लें कि 50 माइक्रोमीटर का एक सेल है तो इसको पार करने में विसरण की प्रक्रिया द्वारा 2.5 सेकंड का समय लगता है। जल को 50 माइक्रोमीटर की कोशिका को पार करने के लिए 2.5 सेकंड का समय लगता है। और अगर 1 मीटर दूर चलना हो तो पता नहीं कितना समय लगे, और 1 मीटर क्या, पौधे तो 200 फीट ऊपर होते हैं, तो उतना पहुँचने के लिए सालों लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको बताया गया है कि सरसों का पौधा 5 घंटे में अपने शरीर के बराबर, अपने भार के बराबर जल का अवशोषण कर लेता है। तो विसरण के द्वारा पॉसिबल है? नहीं, विसरण तो सिर्फ यहाँ तक लगता है, जड़ से जाइलम तक पहुँचाने में। फिर जाइलम से किस प्रकार से ऊपर जाता है ये अन्य प्रक्रिया है, वो आपको आगे बताया जाएगा। अभी हम सिर्फ इस टॉपिक में भाग 5 में यही पढ़ेंगे कि कैसे जल जड़ से जाइलम तक पहुँचता है। तो जड़ से जल जाइलम तक विसरण की प्रक्रिया द्वारा पहुँचता है। अब इसके 2 रास्ते होते हैं। पहले तो हम थोड़ा और समझेंगे कि जल, खनिज और भोज्य पदार्थ ये सभी एक साथ खींचते हैं, एक साथ किसी न किसी दाब के द्वारा खींचते हैं, और एक साथ इनका चलना क्या कहलाता है?
जल, खनिज, भोज्य पदार्थ, इन सभी का खींचना क्या कहलाता है? समूह या थोक प्रवाह। शुद्ध हिंदी में इसे समूह या थोक प्रवाह कहते हैं और इंग्लिश में इसे कहते हैं मास और बल्क फ्लो। अब भैया देखिए, ये जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, मान लो यहाँ पर H2O है और प्लस मिनरल्स हैं यानी खनिज हैं, ये सभी खींच रहे हैं तो किसी न किसी दबाव के द्वारा खींच रहा होगा। मान लो कि अगर हम फ्रूटी पीते हैं, फ्रूटी में हम जब स्ट्रॉ लगाते हैं, स्ट्रॉ मतलब उसका जो पाइप मिलता है ना उसके साथ फ्री, तो उस पाइप को जब हम लगाते हैं और जब हम अगर हम सिर्फ मुंह पे लगाएं वो पाइप, तो क्या फ्रूटी अपने आप अंदर आएगा हमारे मुंह में? नहीं ना आएगा। हमें क्या करना होगा? फ्रूटी को खींचना होगा। तो खींचते हैं मतलब हमने सक्शन प्रेशर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा पौधों में भी होता है कि पौधों की पत्तियां, बाद में आपको बताया जाएगा, पौधों की पत्तियां वाष्पोत्सर्जन में बहुत ज़्यादा जल खर्च कर देती हैं, जिसकी वजह से उनमें एक प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर के कारण ही जल जड़ों से खींचता है। वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, जलीय दाब कहलाता है। अब ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है? तो मैंने बताया कि जल का हानि पत्तियों में होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया में। इसके कारण जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ता है, तो जो पत्ती में जल की कमी होती है उसकी भरपाई करने के लिए उसमें एक सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, वो एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है, जलीय दाब कहलाता है। अगर जलीय दाब भी दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। अगर हम देखें कि जो जल है वो गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर गिर रहा है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक जलीय दाब यानी पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन अगर हम गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अगर हम जल को फेंकते हैं तो वो क्या कहलाता है? निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी हम अगर खेत में पाइप के द्वारा अगर हम जल डाल रहे हैं तो खेत में जब हम जल डालते हैं तो कहाँ जाता है? पाइप से। अब पाइप में क्या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, अब वो प्रेशर किसके तरफ जा रहा है? गुरुत्वाकर्षण की तरफ जा रहा है यानी ज़मीन में जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है? पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी वो क्या कहलाता है? धनात्मक जलीय दाब। धनात्मक जलीय दाब, ठीक है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। यानी कि जब हम गुरुत्वाकर्षण की तरफ जलीय दाब लगता है तो वो क्या कहलाता है? धनात्मक जलीय दाब। लेकिन अगर हम फ्रूटी पीते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? गुरुत्वाकर्षण के विपरीत खींच रहे हैं। यानी अगर हम किसी भी जल को ऊपर की तरफ भेजें, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर हम भेजते हैं, तब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नकारात्मक जलीय दाब, यानी इसे हम कहते हैं निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जो जल का अवशोषण है इन पौधों में वो किस रूप में होता है? जल, खनिज और भोजन का समूह या थोक प्रवाह में, यानी मास और बल्क फ्लो में होता है। और इसके लिए किसी न किसी प्रेशर की जरूरत होती है जो कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहलाता है। और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी पौधों में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, यानी ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जो खिंचाव होता है जल का वो होता है। अब अगर नीचे हो रहा है यानी गुरुत्वाकर्षण की तरफ हो रहा है तो उसे हम धनात्मक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, और अगर ऊपर की तरफ होता है तो उसे हम नकारात्मक जलीय दाब यानी निगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया किस तरह से जल व खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। अब हम देखेंगे कि आखिर कैसे जल का परिवहन होता है। तो मैंने बताया कि जल सबसे पहले किसके द्वारा अवशोषित किए जाते हैं? सबसे पहले जल का अवशोषण जड़ों के मूल रोम द्वारा होता है। जड़ों के मूल रोम यानी रूट हेयर्स द्वारा होता है। रूट हेयर्स द्वारा मूल रोम, ये जो मूल रोम देख रहे हैं इनके द्वारा जल का अवशोषण होता है। अब ये जो जल के अवशोषण तो हो गया, लेकिन अब इसको कहाँ पहुँचना है? इसको पहुँचना है जाइलम तक। ठीक है, जाइलम तक पहुँचना है। ये जाइलम की कोशिकाएं हैं, इन जाइलम की कोशिकाओं तक पहुँचना है जल को। और बीच में आप देख रहे हैं इतने सारे कोशिकाएं हैं। अब ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या कहलाती हैं? एपिडर्मिस कोशिकाएं। ठीक है, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद आता है कॉर्टेक्स यानी वलकुट। फिर उसके बाद आता है एंडोडर्मिस, ये जो कोशिकाओं का स्तर है वो एंडोडर्मिस है। फिर उसके बाद परिरंभ यानी पेरिसाइकल, और फिर उसके बाद आता है जाइलम की कोशिकाएं, और फिर फ्लोएम की कोशिकाएं। तो यानी कि मूल रोम से जल को इन कोशिकाओं को पार करते हुए जाइलम तक पहुंचना है। तो जल का जो अवशोषण होता है इन कोशिकाओं से होते हुए जाइलम तक, वो दो रास्तों से होता है। एक होता है एपोप्लास्ट पाथवे,
एपोप्लास्ट पथ और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ। दोनों में काफ़ी अंतर है, मिक्स मत करिएगा और ध्यान से समझिएगा कि अंतर क्या है। देखिए, जब जल का अवशोषण, जल को हम ग्रीन कलर से बना देते हैं, जब जल का अवशोषण कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान से होता है, देखिए खाली स्थान से, कोशिका के अंदर नहीं प्रवेश कर रहा, कोशिका के अंदर खाली स्थान से अगर होता है, कहाँ तक, वल्कुट के आखिरी भाग तक, अंतस्त्वचा के बाद नहीं, ध्यान से समझिएगा। जल का अवशोषण कोशिकाओं के मध्य स्थित जो कोशिकाएं हैं उनके सबसे बाहरी स्तर क्या है, कोशिका भित्ति है। तो एक कोशिका भित्ति से दूसरी कोशिका भित्ति के बीच जो स्थान होता है वो अंतर कोशिकीय स्थान कहलाता है। यानी एक कोशिका है और दूसरी कोशिका है, उसके बीच में जो स्थान होता है वो अंतर कोशिकीय स्थान कहलाता है। जब जल अंतर कोशिकीय स्थानों से होकर वल्कुट के आखिरी भाग तक पहुंचता है तो इसे हम क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पथ, एपोप्लास्ट पथ, ठीक है। लेकिन जब जल मूल रोमों द्वारा खींचा गया जल H2O और ये कोशिका के अंदर प्रवेश किया, कोशिका के अंदर, एक कोशिका से फिर दूसरे कोशिका में, फिर तीसरे कोशिका में, फिर चौथे कोशिका में यानी वल्कुट की कोशिका में, और फिर कहाँ तक पहुँचा, अंतस्त्वचा में पहुँचा, और फिर अंतस्त्वचा से फिर कहाँ गया, परिरंभ, और परिरंभ से कहाँ पहुँचा, जाइलम में। तब इस पथ को हम क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पथ, ठीक है। अब यहाँ पर वही चीज़ देखेंगे, ये जो कोशिका है वो ये है, ये जो कोशिका है वो ये है, ये जो कोशिका है वो ये है, ये जो कोशिका है वो ये है। यहाँ पर कोशिका बनाई गई हैं और उसमें दोनों पथ दिखाया गया, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। अब ध्यान से समझिएगा कि अंतर क्या है। एपोप्लास्ट पथ में मैंने बताया कि जल कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता, वो कोशिकाओं के बीच में जो अंतर कोशिकीय स्थान है उनसे होता हुआ पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर एक रुकावट हो जाता है। एपोप्लास्ट पथ में जल का रुकावट हो जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का मतलब है अंतस्त्वचा। एंडोडर्मिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अंतस्त्वचा। तो जो एपोप्लास्ट पथ होता है उसमें जो जल का परिवहन है वो सिर्फ कॉर्टेक्स के एकदम आंतरिक स्तर तक होता है, लेकिन यह अंतस्त्वचा को पार नहीं कर पाता, यानी एंडोडर्मिस को पार नहीं कर पाता। इसका रीज़न ये है कि अंतस्त्वचा में एक पट्टी होती है जिसे हम कहते हैं कैस्पेरियन पट्टी, और कैस्पेरियन पट्टी बनी होती है सुबेरिन की। और मैंने आपको बताया है कि सुबेरिन क्या है, सुबेरिन क्या है, अपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। सुबेरिन अपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। और आपको पता है कि अपारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है जिसके द्वारा विलायक और विलेय दोनों के अणु आर पार नहीं जा सकते। यानी जल यहाँ पर तो पहुँच गया एपोप्लास्ट पथ में। एपोप्लास्ट पथ में पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट कि एपोप्लास्ट पथ में जल कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता, ये कोशिका के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थान से ही होकर गुजरता है। लेकिन एपोप्लास्ट पथ में जल अंतस्त्वचा तक पहुंचकर कैस्पेरियन पट्टी को पार नहीं कर सकता, क्योंकि कैस्पेरियन पट्टी सुबेरिन की बनी होती है। और सुबेरिन क्या है, अपारगम्य झिल्ली है। इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था अपारगम्य झिल्ली है। तो जल, अब आप जल क्या करेगा, जल को अब किसी न किसी तरीके से एंडोडर्मिस के अंदर प्रवेश करना ही करना है। तो वो क्या करता है, कैस्पेरियन पट्टी को नहीं पार कर सकता, तो अंत में इसको बेचारे को जल को कहाँ आना पड़ता है, एंडोडर्मिस के अंदर। अब सिम्प्लास्ट पथ में तो जल क्या करता है, जल सीधे ही कोशिका के अंदर प्रवेश किया और फिर एक कोशिका से दूसरे कोशिका में, जो देखिए एक कोशिका दूसरी कोशिका से किसी स्थान द्वारा जुड़ी होती है, उस स्थान को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जीव द्रव्य तंतु। कोशिका वाले चैप्टर में आपको बताया गया है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़ी होती हैं, जो जीव द्रव्य होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा जुड़े होता है। तो यहाँ से जल गया, फिर यहाँ से होता हुआ दूसरी कोशिका में पहुँचा, फिर जल यहाँ से गया और प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए कहाँ पहुँचा, एंडोडर्मिस में। यानी
जल का अवशोषण दो पथ से होता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में क्या है, जल कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आगे पहुंचता हुआ एंडोडर्मिस तक पहुंचता है। एपोप्लास्ट में जल कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता, ये कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतरकोशिकीय स्थानों से होता हुआ एंडोडर्मिस तक जाता है, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ पाता कैस्पेरियन पट्टी की उपस्थिति के कारण। और अंत में सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों रास्तों से आए हुए जल एंडोडर्मिस के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ से होते हुए ये जल परिरंभ में जाता है और परिरंभ से फिर जाइलम में। ठीक है, यानी सिम्प्लास्ट पथ देखिए तो सिम्प्लास्ट पथ में जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आराम से पहुंच गया, ठीक है, और जाइलम तक पहुंच गया। लेकिन एपोप्लास्ट पथ में ये आया तो कोशिकाओं के मध्य से है, लेकिन जैसे ही ये यहाँ पहुँचा अंतस्त्वचा में, देखिए ये अंतस्त्वचा की कोशिका है, तो यहाँ पर क्या है, कैस्पेरियन पट्टी है। अब ये जल इस कैस्पेरियन पट्टी को पार नहीं कर पाएगा, तो ये जल को आना है कहाँ, इसी के अंदर, यानी अंततः अंतस्त्वचा में ही दोनों पथ का जल पहुंचता है और अंतस्त्वचा से फिर ये जल कहाँ जाता है, जाइलम में। ये है रूट जाइलम तक जल के पहुंचने का। समझ में आया, जाइलम तक जल दो रास्तों से पहुंचता है, एक सिम्प्लास्ट और दूसरा एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या होता है, तो सिम्प्लास्ट में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होता है प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से, यानी जो जल का परिवहन है वो कोशिका द्रव्य के माध्यम से होता है। लेकिन एपोप्लास्ट में जल का परिवहन कोशिकाओं के बीच उपस्थित अंतर कोशिकीय स्थानों के माध्यम से होता है, जो कि वलकुट के आखिरी छोर तक होता है। क्योंकि एपोप्लास्ट पथ जब एंडोडर्मिस तक पहुंचता है तो एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टी की वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाता और अंततः उसे कोशिका द्रव्य के अंदर प्रवेश करना पड़ता है और फिर यहाँ से एंडोडर्मिस से जल परिरंभ और परिरंभ से जाइलम तक पहुँचता है। मैक्सिमम पौधों में, यानी अधिकतर पौधों में आप अगर देखें तो जल के अवशोषण का यही पथ होता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ईजी है। अब इसके बाद जब जल जाइलम तक पहुँच गया ना, अब जाइलम से कैसे ऊपर पहुँचेगा ये आपको आगे बताया जाएगा। फिलहाल एक और चीज़ कुछ पौधों में पाया जाता है। कुछ पौधों में क्या होता है, एक सहसंबंध पाया जाता है। उस सहसंबंध को हम कहते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा, देखिए माइकोराइजा एक सहसंबंध है जो किसके बीच बनता है, उच्च पौधों के जड़ों प्लस कवक के बीच। यानी माइकोराइजा कुछ है नहीं, ये मत सोचिएगा कि माइकोराइजा कोई पौधा है या कोई जंतु है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझेंगे, एक रिलेशन जो होता है, जैसे हमारे पिताजी का जो रिलेशन है वो क्या है, बाप बेटे का है। तो हम और पिता क्या हुए, बाप बेटा का एक रिलेशन कहलाता है, संबंध। वैसे ही जब किसी जड़ और कवक का आपस में जो संबंध होता है उस संबंध को हम माइकोराइजा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो अगर कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधों की जड़ों में कवक स्थान बना लेते हैं। कवक क्या कर लेते हैं, स्थान बना लेते हैं। ये सारे कवक हैं, तो ये कवक जल का अवशोषण करते हैं। तो कुछ पौधों में एक अतिरिक्त विशेषता पाई जाती है माइकोराइजा की उपस्थिति, और माइकोराइजा के कारण जो जड़ होती हैं वो कवक से घिरी होती हैं और कवक यहाँ पर जल का अवशोषण करने का कार्य करता है। जल खनिज सबका अवशोषण करके पौधों को प्राप्त कराता रहता है। और बदले में पौधा क्या करता है, तो बदले में पौधा भी कवक को कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन से युक्त पदार्थों को उपलब्ध कराता है। यानी दोनों एक दूसरे का हेल्प करते हैं। कवक क्या करता है, कवक जल का अवशोषण करता है, खनिज का अवशोषण करता है और पौधों को उपलब्ध कराता रहता है। पौधा बदले में क्या दे रहा है, तो पौधा बदले में इनको गिफ्ट कर रहा है कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। दोनों एक दूसरे से खुश हैं। इसी सहसंबंध को जब एक दूसरे से लाभ होता है तो इसी सहसंबंध को यहाँ पर माइकोराइजा नाम दिया गया है। बस ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपको बताया गया सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पथ के बारे में। यानी आपको बताया गया कि जड़ से जल का अवशोषण किस प्रकार से जाइलम तक होता है। अब आगे आपको बताया जाएगा कि जाइलम से किस प्रकार से जल का अवशोषण ऊपरी भागों तक होता है। तो यहाँ पर आप कुछ बातें लिखेंगे।
पहला हेडिंग डालेंगे आप, लंबी दूरी तक जल का परिवहन, और इसमें लिखेंगे प्रयोगों द्वारा सिद्ध है कि जल का परिवहन पौधों में संवहनी बंडल यानी जाइलम कोशिकाओं द्वारा होता है। आगे लिखेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। आगे लिखेंगे विसरण एक धीमी प्रक्रिया है और यह छोटी दूरी तक अणुओं के आवागमन के लिए ही कारगर होता है। आप उदाहरण के लिए लिखेंगे कि एक प्रारूपी कोशिका, ब्रैकेट में लिखेंगे लगभग 50 माइक्रोमीटर ब्रैकेट क्लोज में अणु के आर पार करने में विसरण द्वारा लगने वाला समय 2.5 सेकंड का होता है। अतः पदार्थों के लंबी दूरी तक के परिवहन के लिए विसरण और सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं होते, इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी के परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है जिसमें आवश्यक पदार्थ तीव्र गति से पहुंच सके। आगे लिखेंगे जल, खनिज तथा भोजन का सामूहिक या थोक प्रवाह, जिसे हम मास या बल्क फ्लो सिस्टम कहते हैं ब्रैकेट क्लोज, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब प्रवणता के अनुसार होता है। आगे लिखेंगे सामूहिक प्रवाह यानी मास फ्लो की यह विशिष्टता होती है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन हो यानी सस्पेंशन हो, नदी की प्रवाह की तरह ही बढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर हम स्ट्रॉ से अगर किसी चीज़ को खींचते हैं तो वो नदी के प्रवाह से ही ऊपर खींचता है। ऐसा नहीं है कि रुक रुक के आते हैं अणु, जल के अणु या जो भी है जूस अगर हम पी रहे हैं स्ट्रॉ के माध्यम से तो वो रुक रुक के नहीं आता, एक प्रवाह बनी रहती है, कॉन्टिन्यूसली वो फ्लो होता रहता है। तो जो सामूहिक प्रवाह प्रणाली होती है उसमें उसकी यह विशेषता होती है कि जो पदार्थ हैं वो नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। आगे लिखेंगे यह विसरण से भिन्न होता है जहाँ पर पदार्थ अपने सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित होते हैं। आगे लिखेंगे थोक प्रवाह यानी मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम को धनात्मक जलीय प्रवणता यानी पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ऋणात्मक जलीय प्रवणता यानी निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यानी अगर हम चाहें तो गुरुत्वाकर्षण की तरफ अगर हम चाहें तो किसी भी बल्क फ्लो को करा सकते हैं या फिर हम ऊपर भी करा सकते हैं। अगर हम गुरुत्वाकर्षण के नीचे कराते हैं गुरुत्वाकर्षण की तरफ कराते हैं तो इसे हम धनात्मक जलीय दाब कहते हैं, और अगर हम इसके विरुद्ध कराते हैं तो इसे हम ऋणात्मक जलीय दाब कहते हैं। यानी जो थोक प्रवाह है, बल्क फ्लो है, वो दोनों तरफ हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ भी और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत भी। अगले लाइन से लिखेंगे कि पदार्थों की थोक या सामूहिक प्रवाह के रूप में संवहनी ऊतकों द्वारा परिवहन स्थानांतरण या ब्रैकेट में ट्रांसलोकेशन कहते हैं। यानी जो पौधे इन पदार्थों का थोक में यानी बल्क में खींचते हैं अपनी संवहनी ऊतकों की मदद से, इसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे उच्च पौधों में बहुत ही उच्च संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज, कार्बनिक, नाइट्रोजन व हार्मोन को जड़ से पौधों के वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। फिर आगे लिखेंगे कि फ्लोएम मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों को पत्तियों से पौधों के भिन्न भागों तक स्थानांतरित करता है। अब आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे पौधे जल का अवशोषण कैसे करते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा के आप लिखेंगे कि पौधों में जल का अवशोषण की जिम्मेदारी मूल रोमों की होती है। मूल रोम पौधों की जड़ों के अग्र शीर्ष पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी जो पौधे किस प्रकार से जल का अवशोषण करते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही होना चाहिए कि जड़ से सबसे पहले जल का अवशोषण कौन करता है? मूल रोम। यानी जो पौधों को जल का अवशोषण करने का कार्य है वो मूल रोम का है। मूल रोम की जिम्मेदारी है, यही जल का अवशोषण करते हैं। और मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? जड़ के अग्रशीर्ष पर लाखों की संख्या पर। तो आपने लिखा कि पौधों में जल के अवशोषण की जिम्मेदारी मूल रोमों की होती है जो कि जड़ के अग्रशीर्ष पर लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। आगे लिखेंगे कि मूल रोम पतली भित्ति वाले होते हैं जो जल के अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। लिखेंगे जल खनिज विलेय मूल रोमों से शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। एक बार मूल रोम से जल का अवशोषण जब कर लिया जाता है तब जड़ों के गहरी गर्त तक जल का परिवहन निम्न दो पथ द्वारा होता है। अब पहला आप लिखेंगे सिम्प्लास्ट और दूसरा एपोप्लास्ट। तो पहले हम एपोप्लास्ट को समझेंगे फिर हम सिम्प्लास्ट को लिखेंगे। अब लिखेंगे एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है जो जड़ों के अंतस त्वचा में उपस्थित कैस्पीरियन पट्टी जो कि सुबेरिन की बनी होती है। लिखेंगे अंतस त्वचा में सुबेरिन की बनी कैस्पीरियन पट्टी को छोड़कर
बाकी समस्त भागों में पाई जाती हैं। यानी जो कोशिका भित्ति का जो तंत्र है, कोशिका भित्ति का तंत्र, वो अंतःत्वचा में उपस्थित कैस्पिरियन पट्टी को छोड़कर बाकी सभी जगह फैला होता है। लिखेंगे जल का एपोप्लास्टिक परिवहन अंतःकोशिकीय स्थानों व कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। यानी जो एपोप्लास्ट पथ है वो कहाँ होता है? अंतरकोशिकीय स्थानों और या फिर कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। कोशिका के अंदर एपोप्लास्ट प्रक्रिया नहीं होती। यानी आप लिखेंगे कि एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाले जल का परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करती। कोशिका झिल्ली है ना, ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं करती। लिखेंगे कि एपोप्लास्ट में जल का परिवहन केवल कॉर्टेक्स के आंतरिक झिल्ली तक होता है। चूँकि अंतःत्वचा में कैस्पिरियन पट्टी पाई जाती है जो कि अपारगम्य होती है, जिसकी वजह से जल इसको पार नहीं कर पाता। अतः जल कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस के कोशिका झिल्ली को पार करके कोशिका द्रव में प्रवेश करता है। फिर आप अगली लाइन से लिखेंगे सिम्प्लास्टिक तंत्र के बारे में कि सिम्प्लास्टिक तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं एक दूसरे से जीव द्रव्य तंतु यानी प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी होती हैं। लिखेंगे सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के मध्य उपस्थित प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से आगे जीव द्रव्य के माध्यम से बढ़ते रहते हैं। सिम्प्लास्ट पथ में जल कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, जबकि कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाता। किसमें? एपोप्लास्ट पथ में। एपोप्लास्ट पथ में जल जीव द्रव्य कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाता, लेकिन सिम्प्लास्ट में जल कोशिका झिल्ली को पार करके ही अंदर प्रवेश करता है कोशिका के जीव द्रव्य में, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे कि जड़ों में अधिकतर जल का परिवहन एपोप्लास्ट पथ के माध्यम से होता है। फिर लिखेंगे हालांकि एपोप्लास्ट द्वारा जल केवल वल्कुट यानी कॉर्टेक्स की सीमा तक ही पहुंच पाता है, क्योंकि इसके आगे अंतःत्वचा में कैस्पिरियन पट्टी पाई जाती है और जल कैस्पिरियन पट्टी को पार नहीं कर पाता। अतः इसके आगे परिवहन सिम्प्लास्ट पथ द्वारा ही होता है और जल पुनः झिल्लिका को पार करता है, जिसकी मदद से वह जल जाइलम तक पहुंच सके। यही एक रास्ता है, लास्ट लाइन में लिखेंगे, यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से जल वैस्कुलर बंडल मुख्यतः जाइलम तक पहुंच सके। अब आप अगले लाइन से लिखेंगे कि कुछ पौधों में अन्य अतिरिक्त कह सकते हैं अतिरिक्त साधन जुड़े होते हैं जो इनमें जल व खनिजों का अवशोषण करने में मदद करते हैं, जिनके बारे में आपको बताया माइकोराइजा। तो लिखेंगे कुछ पौधों में कुछ अतिरिक्त साधन उपस्थित होते हैं जो इनमें जल व खनिजों के परिवहन में सहायता करते हैं। लिखेंगे माइकोराइजा जड़ के साथ कवक का सहजीवी संगठन है। सहजीवी का मतलब जब साथ साथ दोनों जीव जीते हैं, एक दूसरे का हेल्प करते हैं ना यहाँ पर, इस वजह से इन्हें हम सहजीवी यानी सिम्बायोटिक कहते हैं। लिखेंगे कवक जड़ों की नई शाखाओं में अपने जाल बिछा देती हैं और उनमें प्रवेश भी कर जाती हैं। चूँकि कवक तंतु का तल काफ़ी अधिक बड़ा होता है और यह जल और खनिज का अवशोषण कर पौधों को उपलब्ध कराती हैं। बदले में पौधे इन्हें शर्करा व नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करते हैं। इस प्रकार से दोनों पौधों के जड़ में और कवक ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध बनाकर रहते हैं। लिखेंगे कुछ पौधों में माइकोराइजा एक अविकल्पी संगठन के रूप में होता है। अविकल्पी संगठन का मतलब होता है कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें अगर ये कवक ना लगें और उनकी जड़ों में ना हो तो वे मर जाएंगे या वे उत्पन्न ही नहीं हो पाएंगे। जैसे उदाहरण एक चीड़ का पौधा, चीड़ का पौधा अगर उसमें कवक ना लगे यानी उसमें माइकोराइजा का संगठन ना हो तो उनकी जो बीज हैं वो अंकुरित ही नहीं होती। समझ आया? तो इस प्रकार के संबंध को हम अविकल्पी संबंध कहते हैं, यानी कोई इन्हें हम ऑब्लिगेट कहते हैं, कोई रास्ता ही नहीं है, उन्हीं के साथ ही जीना है, अगर वो नहीं आए तो वो हम जी भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा संबंध किस में देखने को मिलता है? चीड़ में। तो चीड़ का जो बीज होता है उसमें कवक का लगना बहुत ही अनिवार्य है। अगर कवक नहीं लगेंगे तो उसका बीज अंकुरित ही नहीं होगा और स्थापित भी नहीं होगा। तो आप लिखेंगे कुछ पौधों में माइकोराइजा अविकल्पी संबंध के रूप में होता है। उदाहरण के रूप में माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का बीज ना तो अंकुरित होगा और ना ही स्थापित होगा। बस आज का टॉपिक बस इतना ही। भाग 5 में आपने जाना कि किस प्रकार से पौधों में
जो जल है वो मूल रोम से जाइलम तक पहुंचता है। इसके दो रास्ते होते हैं, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। सिम्प्लास्ट में कोशिका झिल्ली से बाहर करते हुए एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से वो पहुंचता है। एपोप्लास्ट पथ में कोशिका अंतर कोशिकीय स्थानों के माध्यम से जाता है, कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं करता। लेकिन जब कॉर्टेक्स के बाद जब कैस्पिरिन पट्टी आ जाती है तो इसको भी सिम्प्लास्ट पथ के रूप में ही जाना पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें आपको लंबी दूरी का परिवहन के बारे में बताया गया। अब इसके बाद आता है आपका किस प्रकार से जाइलम जल को ऊपर भागों तक पहुंचाता है, इसके बारे में आपको भाग 6 में बताया जाएगा। आज का टॉपिक बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी चैनल के साथ। धन्यवाद।